हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखे थे। उसमें था कि जब दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट हो जो सेम ऑर्डर में हो, तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होता है जो अपोजिट ऑर्डर में होता है। उसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाले थे। उसका मैग्नीट्यूड जैसे मान लिया कि ओ ए बी, मान लिया कि ट्रायंगल ओ ए बी है। अब एक वेक्टर मान लिया कि P है जो ट्रायंगल के एक साइड से रिप्रेजेंट होता है, और दूसरा वेक्टर Q है जो ट्रायंगल के दूसरे साइड से रिप्रेजेंट होता है, जो सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर कहने का मतलब कि टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज अटैच्ड टू द टेल ऑफ द सेकंड, मतलब टिप फर्स्ट का टिप दूसरे के टेल से जुड़ा हो, इसको कहते हैं सेम ऑर्डर। और इसका रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से दूसरे के टिप से जुड़ा है, इसका मतलब ये अपोजिट ऑर्डर में है। जो ऐसा हो तो दोनों वेक्टर P और Q का रिजल्टेंट ट्रायंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होता है। मान लिया कि दो वेक्टर P और Q के बीच का कोण थीटा है, तो हम लोग एनालिटिकल मेथड से इसको हम लोग निकाले थे। मान लिया कि यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल है, K है, परपेंडिकुलर डाउन के बी से OA साइड के बढ़ाने पर मान लिया कि K पर मिलता है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग इसको Q को रिजोल्व किए थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग का रिजोल्यूशन आया था Q साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया था Q कॉस थीटा। और इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट इस ट्रायंगल, मान लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी के राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लिए थे। R का वैल्यू निकला था, R वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड निकाले थे क्या, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ तक हम लोग किए थे। इसके आगे हम लोग डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मान लिया कि रिजल्टेंट OB जो R है वो वेक्टर P से मान लिया कि अल्फा एंगल बनाता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग tan लेते हैं। tan अल्फा इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल OBK tan अल्फा इज इक्वल टू BK बाई OK, ऐसे लिख सकते हैं। और BK इज इक्वल टू BK बाई OK, OK इज इक्वल टू OA प्लस AK, OA प्लस AK, ऐसे लिख सकते हैं। और BK का हम लोग वैल्यू भरें तो Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई OAP प्लस Q कॉस थीटा, यानी हम लोग का tan अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, ऐसा हो गया। इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं। और लिख सकते हैं इसको अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग दो वेक्टर जब दोनों डिफरेंट एंगल पर कार्य करते हों तो इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग का आया था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और वेक्टर चूंकि दोनों रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है, साथ साथ डायरेक्शन रखता है,
तो मैग्नीट्यूड हम लोग का R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और डायरेक्शन हो गया अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू cos थीटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कब लगाते हैं? जब वेक्टर दो पॉइंट पर कार्य करते हो, मान लिया कि P ऐसा है और मान लिया कि Q इस तरह से अलग अलग कार्य करते हो, किसी बॉडी पर अलग अलग पॉइंट पर कार्य करते हो, तो उसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आज हम करने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज होता है? जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक सर्टेन एंगल पर लगते हों। जैसे मान लिया कि एक वुडन ब्लॉक है, अब इस वुडन ब्लॉक पर दो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं। मान लिया कि यहाँ वो पॉइंट है, अब यहाँ से एक बच्चा जो है से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और दूसरा बच्चा जो है से इधर लगा रहा है। मान लिया कि ओ ए डायरेक्शन है, मान लिया कि ये वाला ओ बी डायरेक्शन है। इसमें फोर्स मान लिया कि F1 लगा रहे हैं, दूसरा बच्चा ओ बी डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा रहा है। तो इस में देखते हैं कि जब फोर्स लगता है तो वुडन ब्लॉक जो है ना तो F1 डायरेक्शन में जाता है और ना FV डायरेक्शन में जाता है। किस डायरेक्शन में जाता है? तो इसके डायगोनल के डायरेक्शन में जाता है। मान लिया कि O पॉइंट से एक पैरेललोग्राम खींचा जाए, ऐसे मान लिया कि C है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा पाया जाता है कि इस पॉइंट पर जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल की ओर जाता है, यानी रिजल्टेंट डायगोनल के डायरेक्शन में पाया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि पैरेललोग्राम इस दो फोर्स जब एक पॉइंट पर कार्य कर रहे हों और सर्टेन एंगल पर लग रहा हो, तो इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि इफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि इफ two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. This is the statement of the parallelogram law of vector addition. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि मान लिया कि दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम लें, इस तरह से करें, ओ ए ओ बी, यहाँ मान लिया सी, ओ ए सी बी मान लिया कि पैरेललोग्राम है।
जिसमें OA तथा OB दो एडजेसेंट साइड्स हैं। फर्स्ट मान लिया कि वेक्टर P जो है वो फर्स्ट साइड OA से रिप्रेजेंट होता हो और Q इसके एडजेसेंट साइड OB से रिप्रेजेंट किया जाता हो। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो इस पॉइंट से होकर O से पास करेगा। इसमें दो डायगोनल है, एक OC है और एक AB है, तो AB वाला डायगोनल से रिप्रेजेंट नहीं होगा। लॉ कहता है कि पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है जो इस पॉइंट से पास करेगा, यानी OC से रिप्रेजेंट होगा। यानी इसको हम लोग करें तो लिख सकते हैं P वेक्टर मॉड इज इक्वल टू OA वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर और OB वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड जो है से इक्वल और पैरेलल होता है, इसलिए OA इज इक्वल टू हम लोग BC लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P वेक्टर है, यहाँ P वेक्टर लिख सकते हैं, और OB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे Q लिख सकते हैं। तो इस पैरेललोग्राम में हम लोग देखते हैं क्या कि OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे कि यदि जो ट्रायंगल के दो साइड्स, कोई वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हों जो सेम ऑर्डर में है, तो उसका रिजल्टेंट ट्रायंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होता है। ऐसा लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAC में लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, और लिख सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। दैट इज सपोज दिस वेक्टर रिजल्टेंट इज R वेक्टर, OC इज इक्वल टू R वेक्टर। सो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एनालिटिकल हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एनालिटिकली to find the resultant vector, to find the resultant vectors analytically, फाइंड करने के लिए हम लोग सेम प्रोसेस यूज करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ OA को बढ़ाते हैं और C से OA पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। मान लिया कि यहाँ परपेंडिकुलर D है, यहाँ एंगल मान लिया कि दोनों के बीच P और Q के बीच एंगल थीटा है, और OB पैरेलल टू AC। सो हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। अब हम लोग Q को रिजोल्व करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OCD। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OC इज इक्वल टू OC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज CD स्क्वायर, और OD बराबर लिख सकते हैं OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दैट इज OC स्क्वायर। सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD राइट एंगल ट्रायंगल ACD में इसमें कॉस लेते हैं
कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस बराबर बेस बाई हाइपोटेनस AD बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि AD इज इक्वल टू AC कॉस थीटा। मान लिया सेकंड इक्वेशन है, और इसमें जब साइन लेते हैं साइन थीटा और एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस CD बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा। दैट इज सपोज थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग सेकंड और थर्ड का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। सेकंड और थर्ड का वैल्यू जो है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD and CD in equation first, we get क्या पाते हैं तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू P प्लस AD इज इक्वल टू AC cos थीटा होल स्क्वायर प्लस CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखें और सोल्व करें तो हम लोग पाते हैं कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर है P, तो P स्क्वायर AC इज इक्वल टू Q, दैट इज लिख सकते हैं। पहले एक बार पहले ऐसे लिख लें P प्लस AC इज इक्वल टू Q कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस AC इज इक्वल टू Q साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो A प्लस बी होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और लिख सकते हैं यहाँ पर Q स्क्वायर इसमें भी है, इसमें कॉमन ले लें तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू पुट कर दें तो पुट करने पर पाते हैं P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, यानी OC इज इक्वल टू R, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि R इज इक्वल टू सेम आता है पहले जैसा, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आया था P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। In this way we can find the magnitude of the resultant vector by the parallelogram law of vector addition analytically। अब डायरेक्शन हम लोग देखें, मान लिया कि ये जो रिजल्टेंट OC है वो वेक्टर P से अल्फा एंगल बनाता है, तो इस में हम लोग इन ट्रायंगल OCD में हम लोग करें तो tan अल्फा डायरेक्शन के लिए हम लोग tan लेते हैं, स्लोप tan अल्फा मतलब स्लोप लेते हैं उस डायरेक्शन में, तो स्लोप tan अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर CD बाई बेस दैट इज OD। और लिख सकते हैं CD का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, CD का वैल्यू है
क्यू साइन थीटा, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी, दैट इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, ओ ए इज इक्वल टू पी प्लस ए डी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। यानी tan अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं। अब डिफरेंट केसेस देखें, इसमें डिफरेंट केसेस। नाउ डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी बोथ P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां हम लोग देखे थे कि P वेक्टर था और एक सर्टेन एंगल थीटा पर Q लग रहा था, जो एक ही पॉइंट पर लग रहा था। मान लिया कि थीटा का वैल्यू जो है से 0 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा, P वेक्टर जो है Q वेक्टर P के पैरेलल हो जाएगा। यानी दैट इज बोथ vectors P and Q are parallel to each other, ऐसा हो तो R बराबर हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला निकाले हैं मैग्नीट्यूड का, क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या पाएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0 डिग्री, ऐसा होगा। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 पुट करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 1, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB है, तो लिख सकते हैं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, P प्लस क्यू। यानी रिजल्टेंट जो होगा P प्लस क्यू के बराबर होगा। यानी सम ऑफ द टू वेक्टर्स, when the vectors are acting along the parallel lines, the angle between two vectors is equal to 0 होगा, और दोनों का रिजल्टेंट जो होगा सिंपली सम ऑफ द टू वेक्टर्स होगा। क्या होगा, सिंपली सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ऐसा होगा। केस सेकंड हम लोग देखें, केस सेकंड है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंटी पैरेलल, फर्स्ट वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द सेकंड। P जो है ऐसे मान लिया कि P इस तरह से लग रहा है और Q जो है इस तरह से लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री है। तो ऐसा हो, यानी एंटी पैरेलल हो, एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो उस केस में रिजल्टेंट बराबर हम लोग जानते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री, ऐसा होगा। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है,
cos 180 डिग्री बराबर होता है -1। ऐसा तो वैल्यू भर दें तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq -1 ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq अंडर रूट ए, इसका लिखें तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा। इसको कैंसिल करें तो r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। यानी जब दोनों वेक्टर 180 डिग्री पर लगते हों, दोनों वेक्टर 180 डिग्री पर लगते हों तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, तो डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स के बराबर होगा। वही निकाला हुआ है इसमें भी। केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, that is the given vectors p and q are anti-parallel, then resultant r is equal to p square plus q square plus 2pq cos 180 degree, or we know that the value of cos 180 degree is equal to -1, putting the value of cos 180 degree -1, that is p square plus q square minus 2pq, or that is equal to p minus q whole square, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो डिफरेंस, thus the magnitude of the resultant vectors r is equal to the difference between the magnitude of the given vectors। एंगल देखें, एंगल कैसे निकलेगा, तो एंगल के लिए हम लोग जानते हैं, एंगल के लिए जानते हैं क्या, फॉर्मूला निकाल चुके हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो क्या होगा, q sin 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 180 डिग्री। sin 180 डिग्री बराबर 0, सो 0 डिवाइडेड बाय p माइनस -1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। tan का वैल्यू 0 में 0 होता है और 180 डिग्री में भी 0 होता है, इसलिए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब 0 डिग्री रिजल्टेंट कब होगा, जब मान लिया कि दो वेक्टर सब केस 2a ले हम लोग, यानी p इज ग्रेटर देन q, यानी p वेक्टर मान लिया कि इस तरह से ऐसा लग रहा है और q वेक्टर इस तरह से लग रहा है, p का वैल्यू q से बड़ा हो तो रिजल्टेंट जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ p होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ p। और सेकंड बी में इफ p इज लेस देन q, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है p और q में, जो p q से बड़ा हो सकता है या p q से छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में जो है क्या होगा, तो इसमें जो है मान लिया कि यहाँ पर ऐसा लें, p इस तरह से, p का वैल्यू जो है से छोटा है और q का वैल्यू बड़ा है, तो रिजल्टेंट जो है अपोजिट टू द स्मॉलर वेक्टर किधर होगा क्या, तो रिजल्टेंट जो है से अपोजिट स्मॉलर वेक्टर के अपोजिट में होगा, यानी q साइड में रिजल्टेंट होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है रिजल्टेंट का वैल्यू उसी तरह से भी चेंज हो रहा है। थर्ड केस, फर्स्ट केस में हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देखें, सेकंड केस में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देखें। अब मान लें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट हम लोग वैल्यू जानते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री। और हम लोग cos 90 डिग्री जानते हैं, cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा होगा। एंगल क्या होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, वैल्यू भरते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, क्यू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1, पुट करते हैं वैल्यू, तो q इंटू 1 p प्लस क्यू कॉस 90 0, तो क्या बचेगा, q बाई p बचेगा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू q बाई p होगा। इस तरह से हम लोग डिफरेंट केस में डिफरेंट एंगल जब अप्लाई करते हैं तो वैल्यू, रिजल्टेंट का वैल्यू डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल लें हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल है कि टू फोर्सेस each of 4 Newton acts on a body at an angle of 60 degree. Find the magnitude and direction of the resultant force acting on the body. क्वेश्चन है हम लोग का कि टू फोर्सेस each of 4 Newton ऑन एक्ट्स ऑन ए बॉडी। सपोज मान लिया कि किसी बॉडी है, इस पर 2 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ O पॉइंट पर लग रहा है, यहाँ कोई बॉडी है इस तरह से, इस पर लग रहा है, इस तरह से लग रहा है। अब यहाँ वैल्यू है P इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 न्यूटन, टू फोर्स ईच ऑफ 4 न्यूटन, दोनों बराबर है, P भी वैल्यू है इतना और Q का भी वैल्यू है 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ऐसा है। तो इसमें हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। हम लोग रिजल्टेंट जानते हैं, निकाले हैं पैरेललोग्राम लॉ में इस तरह से कि इसका जो है रिजल्टेंट जो है इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही वैल्यू था मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए P का वैल्यू दिया हुआ है 4 न्यूटन, 4 स्क्वायर प्लस Q इज ऑल्सो 4 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 4 और cos 60 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। वैल्यू पुट करना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 कैंसिल, ऐसा करें तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 अंडर रूट 16 कॉमन है, बाहर ले लें, रूट के बाहर लेने पर जैसे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज 4 रूट 3 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा। इसका डायरेक्शन हम लोग देखें, डायरेक्शन होगा क्या, तो tan अल्फा बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, Q
साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। वैल्यू पुट करें, थीटा इजकल टू 60 डिग्री, क्यू का वैल्यू 4, तो 4 साइन 60 डिग्री बाई 4 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री, दैट इज 4 साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2 होता है, और 4 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करा दें, और यहाँ 4 और 2 कैंसिल करा दें, कितना होगा, तो 2√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, दैट इज 2√3 डिवाइडेड बाई 6, कटा दें 3 से, अब √3/3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऐसे कटा दें, क्या आएगा वैल्यू 1/√3, यानी tan अल्फा बराबर होता है, आ रहा है वैल्यू हम लोग का √3, और 1/√3 का वैल्यू tan में जानते होंगे, हाँ tan में कितना होता है, तो tan 30 डिग्री होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब कंपेयर करें, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 30, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। In this way we can find the resultant and direction of the given question. इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, if the resultant of two vectors of equal magnitude is equal to the magnitude of the either vector, then what is the angle between these vectors? हाँ, ऐसा दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि if the resultant of two vectors of equal magnitude of is equal to the magnitude of the either vector, यहाँ मान लिया कि ऐसा है, ये मान लिया कि P वेक्टर है, कुछ एंगल पर लग रहा है, ये मान लिया कि ऐसा है, Q वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट मान लिया कि R वेक्टर है, तो एंगल पूछा जा रहा है हम लोग का, दिया हुआ है क्या, P वेक्टर मॉड इज इक्वल टू Q वेक्टर मॉड इज इक्वल टू R वेक्टर मॉड, ऐसा दिया हुआ है। मान लिया कि इसका वैल्यू x हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एंगल निकालने के लिए, तो एंगल हम लोग थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग देखे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि tan अल्फा, यहाँ tan अल्फा बराबर क्या था, तो Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस, हाँ सॉरी ऐसा नहीं करेंगे, रिजल्टेंट का हम उससे निकालेंगे, रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ऐसा होगा। मान लीजिए थीटा एंगल है, तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर दें, उस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे आसान होगा। अब R स्क्वायर का वैल्यू R x है, तो यहाँ x स्क्वायर लिख सकते हैं, P स्क्वायर के जगह पर भी x स्क्वायर लिख सकते हैं, Q स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा, ऐसा इक्वेशन होगा। सोल्व कर दें, एक्स कैंसिल, इसको इधर ले आएंगे, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर कॉस थीटा ऐसा होगा, फिर x स्क्वायर कैंसिल, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, और कॉस में -1/2 वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 120 डिग्री का होता है, therefore theta is equal to 120 degree. In this way we can calculate the angle between two vectors. इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन बना सकते हैं।
कुछ जो है से एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम लोग पढ़े, उसका कुछ जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ हम लोग देखें, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसी को रिवाइज करते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम कब होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, तो हम लोग देखे थे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, तब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 दैट वेक्टर्स आर पैरेलल। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा, तो P प्लस Q ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सेकंड, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम में हम लोग देखे थे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे, एंटी पैरेलल हो, थीटा वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो उसका वैल्यू क्या आया था, P माइनस क्यू, यानी दस मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू मैग्नीट्यूड्स, दैट इज R मिनिमम इक्वल टू P माइनस क्यू। थर्ड इंफॉर्मेशन उसी को कंक्लूड कर रहे हैं कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर अनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल होगा, तो R मिनिमम P माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। Thus, two vectors P and Q having different magnitude can never be combined to give 0. 0 नहीं देगा जब दोनों P और Q डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा। We conclude that the minimum number of vectors of unequal magnitude whose resultant can be 0 is 3. कितना चाहिए 0 होने के लिए, 2 में नहीं होगा, जब अनइक्वल वेक्टर होगा 2 तो उसमें 0 नहीं है, रिजल्टेंट 0 कब आएगा, तो उसके लिए 3 वेक्टर्स की जरूरत होगी, हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 3। ऑन द अदर हैंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज इक्वल टू 2। उसमें क्या होगा, 2 वेक्टर चाहिए जब दोनों इक्वल होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। फोर्थ इंफॉर्मेशन है कि द 3 वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 मस्ट बी कोप्लेनर। वो कंडीशन है कि 3 वेक्टर में 0 होगा रिजल्टेंट, लेकिन वो दोनों 3 वेक्टर जो है, तीनों वेक्टर जो है से कोप्लेनर होना चाहिए। और फिफ्थ केस है कि इफ वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, यदि जो नॉन कोप्लेनर हो तब 0 कब होगा, तो देन द मिनिमम नंबर्स ऑफ वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 4। इस तरह से हम लोग कंक्लूड करते हैं इस रिजल्ट से कि मिनिमम जो है कम से कम 0 होने के लिए 3 वेक्टर चाहिए और तीनों कोप्लेनर होना चाहिए। यदि जो तीनों कोप्लेनर नहीं है तो 4 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट 0 होने के लिए। धन्यवाद, आज इतना ही तक। आगे नेक्स्ट जो है आपका कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको होमवर्क असाइनमेंट है, उसको करके आना है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे हम लोग, आगे पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है से एडिशन समाप्त हो जाएगा, तो उसका जो है प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिशन का, और फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे जोड़ते हैं अब कैसे तोड़ते हैं उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक, धन्यवाद।